विद्यार्थियों, हम आज एनवायरमेंटल स्टडीज़, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स के 6th वीक के 23वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का दूसरा चरण देखेंगे, जिसको हम अपशिष्ट जल उपचार की जो प्रक्रिया है उसका दूसरा चरण इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं डॉक्टर शुभा दीवान आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो ये है कि प्राथमिक उपचार हमने पिछले वीडियो में देखा है, वहाँ पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपशिष्ट जल के माध्यमिक उपचार और तृतीयक उपचार के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम माध्यमिक उपचार को देखेंगे। पहले उसमें एरोबिक पाचन देखेंगे, उसके कई सारे तकनीक हैं वो देखेंगे। दूसरा है एनारोबिक प्रक्रिया बोलते हैं, अवायवीय उपचार बोलेंगे, उसकी प्रक्रियाएं देखेंगे। और उसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट जो अपशिष्ट जल है उसका, या तृतीयक उपचार जो बोलेंगे, उसके हम अलग अलग तरीके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो का दूसरा चरण। ये जो अपशिष्ट जल उपचार है इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था। तो अपशिष्ट जल उपचार जो विधि है उसके 3 चरण हैं जो हमने पहले भी देखा है: प्राथमिक उपचार, माध्यमिक उपचार और तृतीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में हमने क्या देखा कि सीवेज में जो भी सीवेज निकला है, इंडस्ट्री से निकला या घरेलू जो सीवेज है वहाँ से निकला, तो जो सीवेज निकला वो उसके जो बड़े और निलंबित ठोस हैं, उसके अकार्बनिक कचरे, उन सबको हटाया गया किसमें? प्राथमिक उपचार में। इसके बाद अब जो सीवेज है उसमें क्या बच गया है? उसमें कार्बनिक सोर्सेज अभी बचे, ऑर्गेनिक सोर्सेज बचे हैं, उनको साफ करना है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे उपचारों में भी जाएंगे। तो पहला हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्राथमिक उपचार की। अब इस वीडियो में हम देखेंगे माध्यमिक उपचार क्या होते हैं और तृतीयक उपचार क्या होते हैं। तो माध्यमिक उपचार में हम क्या करेंगे, जो अपशिष्ट जल वहाँ से निकला है प्राथमिक उपचार के बाद अब मिला है, उसके कार्बनिक पदार्थों को कम करना है, तो वो होगा माध्यमिक उपचार में। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो तब जल जो है वो जाता है तृतीयक उपचार में, जिसमें रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। और विशेष रूप से वो तब किया जाता है जब इस पानी का हमें पुनः उपयोग की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। तो प्राथमिक उपचार को उद्योगों और घरेलू उपयोगों से जारी जो सीवेज हैं उनमें बड़े ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो उनने क्या किया, उपचार के ठोस पदार्थ हैं उनका बोझ कम कर दिया पहले ही। अब अपशिष्ट जल को आगे अब किस में भेजा जाएगा? माध्यमिक या द्वितीयक उपचार में भेजा जाएगा, जिसमें भंग और कोलॉइडल कार्बनिक पदार्थ हटाए जाते हैं। और क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है तो इसे जैविक उपचार प्रक्रिया भी कही जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, अस्थिर कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए क्या यूज़ किया गया है, क्या उपयोग में लाया गया है? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके इनका डिकम्पोजिशन किया जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे अपशिष्ट जल का माध्यमिक उपचार। जो माध्यमिक उपचार है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं हम लोग, इसके दो तरीके से कर सकते हैं। एक है एरोबिक पाचन प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और दूसरा हम देखेंगे ऐसी प्रक्रियाएं हम देखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन के बिना हम काम करेंगे, उसका अपघटन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अभी पहले एरोबिक पाचन प्रक्रिया। एरोबिक पाचन की जितनी प्रक्रियाएं हम पढ़ेंगे क्या होगा उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी। ऑक्सीजन यूज़ होगा डिग्रेडेशन के लिए, जो भी ऑर्गेनिक मैटर आया है, जो भी कार्बनिक पदार्थ आए हैं अपशिष्ट जल में, उनके डिग्रेडेशन के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ रहेगा। तो सबसे पहला हम देखेंगे वातित लेगून, जिसको एरेटेड लेगून्स भी बोलते हैं या ऑक्सीजन तालाब भी बोलते हैं। तालाब से आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? पॉन्ड है, एक एरिया है जहाँ पे पानी को, अपशिष्ट जल को रखा गया है। और वहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे उनकी साफ़ होने की प्रक्रिया होगी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये सबसे आम जैविक प्रणाली है और ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में और औद्योगिक इकाइयों में सबसे पुरानी सीवेज उपचार प्रक्रिया है। ये एक साधारण तालाब है और जहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मतलब अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया सीवेज के कार्बनिक पदार्थ जो सेलुलर बायोमास है उनको डिग्रेड करते हैं और खनिज उत्पाद का उत्पादन करते हैं। और जब मैटर बन रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे शैवाल का विकास का समर्थन भी होता है। तो साधारणतः ये एक खुला एरिया है जहाँ पे एक तालाब बनाया गया है, सीवेज को रखा गया है, वहाँ पे उनका डिग्रेडेशन होगा और वहाँ पे फिर वो शैवाल का विकास में समर्थन करेंगे। तो ये एक उथले तालाब होते हैं जो प्रकाश की प्रवेश को अनुमति देते हैं
और एल्गल विकास को उत्तेजित करते हैं, और इसी के अंतर्गत क्या होगा, ऑक्सीजन का भी उत्पादन होगा। तो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन के लिए इसमें 1 से 4 सप्ताह का समय करीबन लगता है। जबकि एरोबिक तालाब जो हम अभी जाने, एरोबिक तालाब वो क्या है, स्वाभाविक रूप से मिश्रित होते हैं, जहाँ पे अपने तरीके से वो पानी ऊपर नीचे हो रहा है, अपघटन हो रहा है, ऊपर आ रहा है पानी। और एक दूसरा बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वातित तालाब, जिसमें मैकेनिकल एरेशन की सुविधा होती है, यंत्रवत वातित होता है वो, और उसको भी हम बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। तो चलिए, सबसे सरल तरीका हमने जाना अभी, जिसको हमने क्या कहा, एक तालाब बनाया, ऑक्सीडेशन पॉन्ड बोला, एरेटेड लेगून बोला। अब आते हैं थोड़ा उससे एडवांस तरीके में, उससे थोड़ा एक स्तर ऊपर आते हैं। अब है ट्रिकलिंग फिल्टर। ये बहुत ही उम्दा टेक्निक है सीवेज को ट्रीट करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए। तो ट्रिकलिंग फिल्टर को हम परकोलेटिंग स्प्रिंकलिंग फिल्टर भी कहते हैं, और आमतौर पर ये किस में काम आते हैं, घरेलू सीवेज जिसमें कम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, घरेलू सीवेज है, औद्योगिक अपशिष्ट में भी काम आएंगे, और से जो अपशिष्ट जल है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है उनके जैविक उपचार की विधि के लिए उपयोग किया जाता है। और ये क्या है, ट्रिकलिंग फिल्टर ये एक फिल्म प्रवाह प्रकार के एरोबिक सीवेज उपचार प्रक्रिया है। क्या बोला मैंने, फिल्म प्रवाह प्रकार के एरोबिक सीवेज। तो हम एरोबिक तो पहले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिल्म प्रवाह कैसे होगा ये हम अपने डायग्राम में समझेंगे। तो ये इनका मूल ऑक्सीकरण की इकाई है, जहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बेड तैयार किया जाता है, मोटे कठोर पोरस सब्सटेंस छिद्रपूर्ण सामग्री का एक बेड होता है, और इस बेड से धीरे धीरे सीवेज को ट्रिकलिंग, तो धीरे धीरे वो सीवेज वहाँ से छोड़ा जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मीडिया सतह से जो भी बेड तैयार है, मीडिया सतह से जो जुड़ा बायोमास है, जब धीरे धीरे वहाँ से सीवेज जब नीचे आएगा तो बेड में क्या होगा, बायोमास डेवलप होने लगता है। धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे माइक्रोबियल कीचड़ या बायोफिल्म बोलते हैं हम लोग, तो जैविक फिल्म तैयार होती है, जो कि करीबन 0.1 से 2 मिलीमीटर की मोटी परत है, वो तैयार हो जाती है। तो अब क्या होगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सूक्ष्म तैयार हो गए हैं बेड में, जब कीचड़ उनसे, जब सीवेज उनसे पास होगा, तब वो क्या करेंगे, उनका डिग्रेडेशन शुरू कर देंगे। तो जैसे ही तरल बायोफिल्म के माध्यम से सीवेज बहता है, तो कार्बनिक पदार्थ क्या करेंगे, माइक्रोबियल, कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होगा, और जो कार्बनिक पदार्थ हैं सीवेज में वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब ये बायोफिल्म जो हमने बात कर रहे हैं, जिसमें अपघटन हो रहा है, जो भी सीवेज आ रहा है वो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसमें है क्या, तो उसमें जो बायोलॉजिकल फिल्म में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, ज़्यादातर स्यूडोमोनास की स्पीशीज़ है, फ्लेवोबैक्टीरियम है, जूगलिया है, कुछ एल्गे हैं, कुछ फंगाई और ईस्ट भी पाए जाते हैं। तो ये जो बायोफिल्म बना है उसकी मदद से क्या हो रहा है, जो भी सीवेज है वो कन्वर्ट हो रहा है, उसका चयापचय हो रहा है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे रिलीज होगी। तो ट्रिकलिंग फिल्टर का लाभ क्या है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर जो है वो बहुत ही सरल प्रणाली है, जो कम जगह भी घेरती है, और इनका परिचालन का लागत भी बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन इनका एक प्रॉब्लम भी है, एक नुकसान भी है, कि ये जो आगे हम पढ़ेंगे, जितनी भी तकनीक हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हम एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, सक्रिय अपवंग उपचार पढ़ेंगे, वो सब थोड़ी और ऐसी टेक्निक है जिसमें जो उपचार की प्रक्रिया है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो जो बीओडी हमने पहले और दूसरे लेक्चर में 21वें 23वें 22वें लेक्चर में देखा है, वाटर पोल्यूशन के पहले दूसरे लेक्चर में देखा है कि ये जो बीओडी क्या होता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो प्रक्रिया है ट्रिकलिंग फिल्टर, ये इसको 70% करीबन बीओडी को कम कर पाती है, मतलब 70% बीओडी कम होगा, पानी साफ होगा। तो प्राथमिक अवसादन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रिकलिंग फिल्टर कच्चे सीवेज को संभाल नहीं सकते। दूसरा इनका नुकसान है कि ये इनमें क्या होगा कि ये जो सीवेज है वो पहले से आपको थोड़ा प्राथमिक उपचार करके यहाँ भेजना पड़ेगा, कि एकदम कच्चा सीवेज को ये ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं ट्रीट कर पाता है। तो आते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर टेक्निक है वो है सीवेज एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट बोलते हैं, या हिंदी में सक्रिय अपवंग उपचार बोलेंगे इसको। तो ये जो प्रक्रिया है ये पहली बार इंग्लैंड में विकसित किया गया था,
और सीवेज के जैविक उपचार के लिए सबसे आम इस्तेमाल करने वाली प्रक्रिया है ये। और इस विधि में प्राथमिक उपचार के बाद जो अपशिष्ट जल है उसको क्या करते हैं, एक एरेशन टैंक, वातन टैंक में पहले रखा जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट से एफ्लुएंट आया, उसको एक वातन एरेशन टैंक में रखा गया जहाँ कार्बनिक पदार्थ पे सूक्ष्म जीव काम करते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म जीव को हम समझेंगे आगे कि कीचड़ बोलेंगे, स्लज बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव, कुछ कीचड़ वहाँ पे रखा गया है जो स्लज बोलते हैं, स्लज वहाँ पे रखा गया है। तो सूक्ष्म जीव के संपर्क में जब ये आएगा सीवेज ट्रीटमेंट से, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, तो ऑर्गेनिक पदार्थों का यहाँ पे क्या होगा, डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ एरोबिक परिस्थितियों में सूक्ष्म जीव अपशिष्ट जल में मौजूद घुलनशील और निलंबित कार्बनिक पदार्थ का चयापचय करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे पहुँचे हम लोग, प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, एरेशन टैंक में पहुँचा, वातन टैंक में पहुँचा है जहाँ सूक्ष्म जीव उसका उपचार कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कार्बनिक पदार्थ के टूटने से, अब यहाँ पे क्या हुआ, जीवाणु उसमें काम करना शुरू कर दिए हैं, तो कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो टूटने लग जाएंगे। तो कार्बनिक पदार्थ के टूटने से नई जीवाणु कोशिकाओं का विकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यहाँ से रिलीज होते हैं। जो रिएक्शन है उसमें क्या दिख रहा है आपको कि ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें ऑक्सीजन काम किया, न्यूट्रिएंट्स काम किए, और रिलीज क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर के फॉर्म में वो रिलीज हो गए हैं। तो यहाँ उनका डिकम्पोजिशन, अपघटन हो गया है। तो अब जो इससे क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक मैटर जो सीवेज में था उसको किसने एब्जॉर्ब किया, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ने काम किया उस पर, उन लोग अपने सेल्स में उसको जमा कर लिए हैं, तो उनका ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका जब ग्रोथ बायोमास बढ़ता है तो ये फ्लॉक्स बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म के फ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और यही स्लज का निर्माण करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बढ़ता जा रहा है माइक्रोबियल बायोमास, तो वो बन जाएगा कीचड़ या फिर स्लज बोलते हैं इसको। ये स्लज का निर्माण करते हैं। अब क्या करना है, इस पानी में क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया पानी का, स्लज ज़्यादा बन गया है, तो अब ये अपशिष्ट जल को दूसरे टैंक में ले जाएंगे जिसका नाम है सेटलिंग टैंक। कहाँ से लाया अपन ने, एरेशन टैंक से लाया, याद करिए, एरेशन टैंक से लाया, कहाँ पे लाया है, अब सेटलिंग टैंक में लाया है। सेटलिंग टैंक में जब इस पानी को छोड़ा जाता है तो वहाँ पे ये जो कीचड़ है, जो स्लज बना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से परिपूर्ण है ना, ज़्यादा उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, तो जहाँ कीचड़ को अलग किया जाता है। अब इस सेटलिंग टैंक में क्या होगा, धीरे धीरे जो स्लज है वो नीचे बैठ जाएगा, तो इस सक्रिय कीचड़, इसको एक्टिवेटेड स्लज या सक्रिय कीचड़ कहा जाएगा। और पानी वहाँ से जो भी अतिरिक्त अपशिष्ट जल है, जो अब जितना ट्रीटमेंट हो गया उसके जल को बाहर छोड़ दिया जाएगा, और इस जो यहाँ पे स्लज बना है इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, सूक्ष्म बहुत ज़्यादा हैं, उनको फिर से वातन टैंक में फिर से छोड़ा जाता है ताकि वातन टैंक में और अच्छे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आ सकें और वहाँ पे क्या हो जाए, उनका वो ऑक्सीडेशन और ज़्यादा कर सकें। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, जो ज़्यादातर यही प्रक्रिया यूज़ की जाती है। तो दो टैंक इसमें देखा अपन ने, एरेशन टैंक और सेटलिंग टैंक। एरेशन टैंक में डिकम्पोजिशन हो रहा है, सेटलिंग टैंक में वो जो डिकम्पोज जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो नीचे बैठ जा रहे हैं, उनका ऑर्गेनिज्म को स्लज बोला जा रहा है और स्लज को फिर से कहाँ छोड़ दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत आपके एरेशन टैंक में। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसके लाभ क्या हैं, तो आइए देखते हैं सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया या एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट के लाभ। ये एक कम लागत और कुशल प्रक्रिया है और सीवेज उपचार के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया अपशिष्ट जल में बीओडी को करीबन 95% ये बीओडी को कम करती है और निलंबित मिट्टी को भी 95% ये कम करती है। हमने क्या देखा, ट्रिकलिंग फिल्टर कितना कर पा रहा था, 70%, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 95% बीओडी कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उपचार माना गया है इसीलिए। और अन्य उपचार की प्रक्रियाओं की तुलना में अपशिष्ट कीचड़ का उर्वरक मूल्य भी अधिक होता है। अब जो ये स्लज बचा उसको करेंगे क्या, उसमें अभी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, फॉस्फेट, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका क्या करते हैं, इनका भी ट्रीटमेंट होता है आगे और इनको फिर फर्टिलाइज़र के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्लज यहाँ से निकला है, एक्टिवेटेड स्लज, माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत हैं उसमें, है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे चल के इनको फर्टिलाइज़र में यूज़ करेंगे। इनका उर्वरक मूल्य बहुत अधिक है, बहुत रिच है ये न्यूट्रिएंट्स में। तो ये है इनका लाभ कि ये कम लागत में है, कुशल प्रक्रिया है, बीओडी बहुत अच्छा कम कर रहे हैं अपशिष्ट जल का,
और इनके जो स्लज निकला है उसको भी हम कहीं ना कहीं उपयोग में ले आ रहे हैं। लेकिन इसकी एक और नुकसान है। ये नुकसान ये है कि बड़ी मात्रा में कीचड़ उत्पन्न हो जाता है। और कई बार हम बोल तो रहे हैं कि हमने ये देखा कि उर्वरक के रूप में इसको हम उपयोग कर ले रहे हैं, लेकिन कई बार इसका कीचड़ बहुत भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है और उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक नुकसान है इसका, इस ट्रीटमेंट का। चलिए आगे आते हैं। तो हम चौथा सबसे एक और ट्रीटमेंट देखेंगे एरोबिक प्रोसेस का, जिसमें है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। ये भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जो कि एक एरोबिक संलग्न विकास प्रणाली है। इसमें क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, ठीक है, और उसमें डिस्क हैं। डिस्क की एक पूरी गोलाकार श्रृंखला है, ठीक है, मतलब गोलाकार डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उसकी पूरी श्रृंखला है, जो एक टैंक में निहित अपशिष्ट जल, पहले से रखा गया टैंक में जल, और ये शाफ्ट को घुमाया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। तो ये डिस्क क्या है, आंशिक रूप से जो अपशिष्ट जल है उसमें डूबी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो शाफ्ट है उसको कम गति वाली मोटर द्वारा प्रति मिनट 10 क्रांतियों से कम धीरे धीरे घुमाया जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये डिस्क है, ये डिस्क घूम रहा है, ठीक है। तो डिस्क अभी अगर ऐसे देखें तो क्या दिखेगा, आधा डिस्क कहाँ पे डूबा हुआ है, अपशिष्ट जल में, और आधा डिस्क बाहर है जिसको ऑक्सीजन मिल सकता है, ठीक है। तो ये होगा क्या, अब ये जो डिस्क है इसके रोटेशन की वजह से सतह पर सूक्ष्म जीव, बायोफिल्म बन जाएगा, फिर से वहाँ सूक्ष्म जीव पैदा होंगे, वहाँ पे जम जाएंगे, जो अपशिष्ट जल में कार्बनिक प्रदूषण को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पे अब ये हमें कार्बनिक प्रदूषण को तोड़ने में उपयोगी रहेंगे। तो डिस्क का रोटेशन अपशिष्ट जल और हवा के संपर्क में बारी बारी से होता है। तो जब डिस्क जलमग्न है, जब नीचे है, तो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जो भी वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब डिस्क ने एब्जॉर्ब कर लिया, जब डिस्क रोटेट हुआ और बाहर आया तो बायोफिल्म क्या हुई, अब हवा के संपर्क में आ गई है। तो हवा ऑक्सीजन के उपयोग से अब ये उस कार्बनिक पदार्थ का क्या करेगी, डाइजेशन करेगी। तो एरोबिक पाचन प्रक्रिया अब शुरू होती है। तो ये बहुत ही उम्दा प्रणाली है, जिसमें रोटेट किया जा रहा है, डिस्क को माइक्रोऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो अपशिष्ट जल के जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको, जब ऊपर गया डिस्क, जब रोटेट हुआ, हवा के संपर्क में आया, तो वहाँ पे एरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं। तो इनके लाभ क्या हैं, तो इसमें बहुत ही कुशल, पहला इनका लाभ है कि इनका बहुत ही कुशल ऑक्सीजन का स्थानांतरण है ना, और जो रोटेशन तंत्र अतिरिक्त वातन की आवश्यकता के बिना अच्छा ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर पा रहा है। बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो रोटेशन की प्रक्रिया से ही बहुत अच्छा उनको ऑक्सीजन मिल पा रहा है। दूसरा है कि इनकी ऊर्जा की खपत भी बाकियों से थोड़ी कम होती है। तो जो ऊर्जा क्या मतलब ऊर्जा कुशल है, ये बोल सकते हैं ये प्रक्रिया। और तीसरा, इसका डिज़ाइन बहुत कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के कारण को मतलब कम जगह घेरने वाला, तो उससे क्या होती है, इसके लिए इनकी कम जगह की आवश्यकता होती है। और हम इसी टेक्निक को ज़्यादा अच्छा मानेंगे हमेशा, जिसमें वेस्ट भी कम निकल रहा है, जो स्लज है, कीचड़ है, वो कम निकले, जगह कम लगे और आसान प्रक्रिया हो। तो उनमें से एक है कि इसमें जगह भी कम होती है, मध्यम आकार का डिस्क आप मतलब फिट कर सकते हैं। चलिए, आज अभी हमने देखा कि जो भी एरोबिक डाइजेशन है, जो भी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो डाइजेशन प्रक्रियाएं थी, वो हमने देखा। अब आते हैं हम अवायवीय उपचार में। इस उपचार में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कार्बन का अपघटन होगा, ठीक है। तो अवायवीय प्रक्रिया क्या कहलाती है, जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शामिल है। ये ज़्यादातर उन अपशिष्ट जल के लिए किया जाता है जिसमें उच्च शक्ति के कार्बन सीवेज हैं। तो हाई स्ट्रेंथ सीवेज जिसमें है, उनके लिए हम एरोबिक ट्रीटमेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अब पहले हम ये समझेंगे कि एरोबिक डाइजेशन क्या है, कि कैसे कार्बनिक पदार्थ बिना ऑक्सीजन के अपघटन उनका हो रहा है, और फिर क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। उसके बाद इनकी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला है इसमें कैसे अपघटन होगा। पहला होगा 3 इनके चरण हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस, दूसरा है एसिडोजेनेसिस और तीसरा है मिथेनोजेनेसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है समझते हैं।
तो हाइड्रोलिसिस पहली प्रक्रिया है, जैसे ही कार्बनिक पदार्थ में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी उनमें काम करना शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उसमें जो प्रोटीन है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके जो मतलब ज़्यादा उच्च आणविक भार वाले यौगिक हैं उनको कम आणविक भार वाले यौगिकों में तोड़ देते हैं। तो ये बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा अमाइनो एसिड, पॉलीसेकेराइड बन जाएगा मोनोसेकेराइड्स, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे लिपिड्स। तो ये इस तरीके से क्या होगा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएंगे और एक कम आणविक वाले जो अब यौगिक बन गए हैं उनको सूक्ष्म जीव अपने विकास के लिए उपयोग कर देते हैं। तो पहला है हाइड्रोलिसिस, नाम से समझ में आ रहा है कि ब्रेकडाउन की प्रोसेस है और यहाँ पे बड़े आणविक भार वाले यौगिक छोटे आणविक भार वाले यौगिक में टूट जाते हैं। अब जो यहाँ पे दूसरा आएगा वो आएगा अम्ल जनन, एसिडोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने अभी हाइड्रोलिसिस में देखा कि लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स बने थे, निम्न आणविक भार वाले यौगिक बने थे, अब वो कन्वर्ट होंगे किसमें, अम्लीय उत्पादनों में, प्रोपियोनेट, ब्यूटारेट, लैक्टेट, इसमें कन्वर्ट होंगे। तो और तीसरी प्रक्रिया होगी मिथेनोजेनेसिस, जिसमें अब जो ऊपर कन्वर्ट हुआ एसिडोजेनेसिस से जो आया है, प्रोपियोनेट आया है, ब्यूटारेट आया है, तो इस चरण में एसिडोजेनेसिस के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती मिथेनोजेनिक जीवों द्वारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। तो पहला क्या हुआ, बड़े कंपाउंड छोटे कंपाउंड में आए, छोटे कंपाउंड प्रोपियोनेट जैसे एसिड्स वाले कंपाउंड में आए और फिर उसमें ऑर्गेनिजम्स काम किए और उनको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कन्वर्ट किए। तो हम देख सकते हैं एरोबिक ट्रीटमेंट में कहीं भी मीथेन नहीं था और एनारोबिक ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, जब यहाँ पे अपशिष्ट जल में जब ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे, सूक्ष्मजीव काम करेंगे, तो क्या रिलीज हो रहा है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस रिलीज होती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिलके ये अपशिष्ट जल का अपघटन करते हैं। कुछ हैं जैसे अभी हमने देखा, तीनों स्टेप हमने देखा, तो कुछ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो हैं, तो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन है, जो एसिडोजेनेसिस करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम है, कोराइनेबैक्टीरियम है, लैक्टोबैसिलस है, स्टेफाइलोकोकस है, तो ई-कोलाई है, ये सब क्या करेंगे, एसिडोजेनेसिस करेंगे। और कुछ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो मिथेनोजेनेसिस करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या है, इनको मीथेन फॉर्मर भी जाना जाता है। ये एस्टिक एसिड या हाइड्रोजन को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का काम करते हैं। वे कौन से हो सकते हैं, ये मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैसिलस, मिथेनोकोकस, ये सारे जनरा के आते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सारे बैक्टीरिया मिलकर काम कर रहे हैं और एनारोबिक प्रोसेस का काम कर रहे हैं, जिसमें जो भी स्लज या सीवेज आया है उसका डिग्रेडेशन करेंगे। आइए देखते हैं कि अब हमने देखा कि अवायवीय उपचार हो कैसे रहा है, अब देखेंगे उसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो पहला है इसमें एनारोबिक लेगून, तालाब। जैसे हमने एरोबिक लेगून देखा था, एक तालाब बनाया था जहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के यूज़ के साथ उसको लेके क्या कर रहे थे, अपशिष्ट जल का उपचार हो रहा था। अब यहाँ पे वही वैसे ही उपचार होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, बड़े उथले तालाब होते हैं जहाँ अपशिष्ट जल को अवायवीय पाचन के माध्यम से उपचारित किया जाता है। अपशिष्ट जल की बड़ी मात्रा के कम लागत वाले उपचार के लिए उपयुक्त है ये। और इसमें बायोगैस मीथेन बना ना, आगे चल के बायोगैस में उपयोग किया जा सकता है। तो बायोगैस को अक्सर एकत्रित किया जाता है और ऊर्जा के लिए हम उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है एनारोबिक लेगून। अब दूसरी एनारोबिक प्रक्रिया हम देखेंगे, अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। आमतौर पर क्या है, ये एक आयताकार टैंक है जिसमें स्लज का ब्लैंकेट है। स्लज देखा अपन ने कीचड़, तो उसका एक ऐसे ब्लैंकेट तैयार कर दिया गया है। ठीक है, अब बाकी प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे अभी तक कि कोई भी ब्लैंकेट या बेड तैयार हुआ है, उसमें सूक्ष्म जीव होंगे। जैसे ही सीवेज पास कराया जाएगा, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उनका अपघटन करेंगे, जो भी उसमें पदार्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कीचड़ का जो कंबल बनाया गया, जो ब्लैंकेट है स्लज का, नाम से समझ में आ रहा है। तो ब्लैंकेट है वो दानेदार कीचड़ की एक परत होती है जिसमें एसिडोजेनिक और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया रहेंगे। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सहक्रियात्मक रूप से एक साथ मिलके ये उनको तोड़ने का काम करेंगे। तो अपशिष्ट जल कीचड़ कंबल के माध्यम से ऊपर की ओर से बहता है
अपशिष्ट जल और माइक्रोबियल कणिकाओं के बीच संपर्क होगा, और जैसे ही सूक्ष्म जीव कार्बनिक प्रदूषकों को पचाते हैं क्या बनेगा, बायोगैस। ठीक है, मुख्य रूप से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनका उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं ऐसे ब्लैंकेट से पास हुआ सीवेज, क्या हो रहा है, गैस प्रोडक्शन, डिकम्पोजिशन हुआ, गैस बना, बायोगैस बना। तो बायोगैस कहाँ जाएगी, ऊपर साइड जाएगी। ठीक है, रिएक्टर के, तो रिएक्टर के शीर्ष है उस पर ये बायोगैस एकत्रित हो जाती है, और वहाँ भी एक विभाजक लगाया जाता है, जो विभाजक उपकरण जो कि बायोगैस, उपचारित प्रवाह और कीचड़ को अलग कर देगा। तो गैस हम बाहर ले सकते हैं, जो भी प्रवाह, जो भी एफ्लुएंट बच गया है ट्रीटमेंट के बाद वो अलग हो जाता है, और कीचड़ को भी अलग कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी प्रणाली है, एनारोबिक ट्रीटमेंट के एक मेथड है ये। तो एनारोबिक उपचार के लाभ क्या क्या हैं, तो एनारोबिक प्रक्रिया क्या कर रही है, बायोगैस उत्पन्न करती है जो कि हीटिंग या बिजली उत्पादन के लिए काम कर सकता है। एनारोबिक प्रोसेस में एक चीज़ और है कि जो एरोबिक प्रोसेस एक अच्छी यहाँ पे है, अच्छी बात यहाँ पे कि ये कम कीचड़ का उत्पादन करता है। तो एरोबिक सिस्टम की तुलना में कम कीचड़ का उत्पादन करता है, और जिसको ट्रीट करना, इसका निपटान का जो लागत है वो भी कम आता है। और तीसरा है कि उच्च कार्बनिक भार क्षमता। तो अगर उच्च शक्ति वाले जो अपशिष्ट जल हैं उनको एरोबिक ट्रीटमेंट उतना काम नहीं आता जितना एनारोबिक उसमें काम कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी, एनारोबिक उपचार के लाभ थे ये। चलिए आते हैं अब हम दूसरे चरण में, जहां हम समझेंगे टर्शरी ट्रीटमेंट। देखिए, हमने पहले देखा था पिछले वीडियो में प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार, बड़े ठोस पदार्थों को हटाया गया था। उसके बाद हमने देखा माध्यमिक उपचार, जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट को, कार्बनिक पदार्थों को हटाया गया। अब कई बार ये जो पानी है जो प्राथमिक और माध्यमिक उपचार से आ गया है, इसको भी जल निकाय में छोड़ा जा सकता है, लेकिन कभी कभी तृतीयक उपचार की भी आवश्यकता होती है। खासकर ये तब होती है जब उस पानी का पुनः उपयोग होना है आगे चल के, तब हम क्या करेंगे, तृतीयक उपचार के लिए जाते हैं। और तृतीयक उपचार में क्या है, यहाँ पे विशेष रूप से 4 प्रक्रियाएं हैं। ठोस को हटाना पड़ेगा, जो भी अभी भी ठोस पदार्थ उसमें बचे हुए हैं, सॉलिड्स पार्टिकल जो बचे हैं, इनमें अभी भी नाइट्रोजन और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कि आगे चल के क्या करेंगे, यूट्रोफिकेशन कारण बनेंगे, तो उसको भी हटाने की ज़रूरत है। और तीसरा लास्ट है, इसका डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, ताकि जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, जो भी उसमें पैथोजेंस हैं, रोगजनक चीज़ें हैं, उनको भी वहाँ से हटाया जाता है। तो चलिए तृतीयक उपचार में ये चारों चीज़ों को हम देखते हैं। पहला है ठोस का निष्कासन। जो भी अब इसमें डिजॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, जो भी वहाँ सॉलिड बचे हैं, तो उनका सबसे पहला हम इनमें क्या कर सकते हैं, इसमें कई सारी तकनीक होती है, यहाँ पे हम कुछ मुख्य तकनीकों के बारे में जानेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि ठोस का निष्कासन हम एड्सॉर्प्शन से कर सकते हैं। तो एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण बोलेंगे। अधिशोषण की प्रक्रिया द्वारा विघटित ठोस पदार्थ जैसे कि जड़ी बूटियां हैं, कीटनाशक बच गए हैं, टैनिन, लिग्निन, रंग और गंध वाले पदार्थ हैं, उनको हटाया जाता है। और इसके लिए सबसे लोकप्रिय सामग्री क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अत्यधिक पोरस, छिद्रपूर्ण और विघटित ठोस पदार्थों को सोखने के लिए बड़ा सतह क्षेत्र प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया ज़्यादा देता है, अच्छे से ऑर्गेनिक जो भी पॉल्यूटेंट बच गए हैं वो क्या होंगे, वो उसमें एड्सॉर्ब हो सकते हैं, अधिशोषण हो सकता है उनका। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक बनाया गया है, ग्रैन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन कॉन्टैक्टर्स बोलते हैं इनको। तो ये सीवेज में उत्पन्न उपचार के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। ये दानेदार सक्रिय कार्बन से भरा एक टैंक है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन के बेड बनाया गया है, और सिंपल टेक्निक है, ऊपर से जल पारित किया जा रहा है, प्रवाह में नीचे क्या हो रहा है, जो भी पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ जो बच गए हैं, वो क्या हो रहे हैं, उस बेड में, कार्बन का जो बेड एक्टिवेट कार्बन का, उसमें एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, और बाकी पानी नीचे चला जा रहा है। ये जो कार्बन बेड है, इसको भी बैक वॉशिंग के द्वारा या अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा दोबारा हम रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं जैविक नाइट्रोजन हटाना। तो जैविक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन रिमूवल। अब क्या हुआ, ठोस पदार्थ हट गए, क्या बच गया, नाइट्रोजन और फॉस्फेट। तो पहले देखते हैं नाइट्रोजन कैसे हटता है। तो जो प्रोटीन, नाइट्रोजन आया कहाँ से, जो प्रोटीन के अपघटन उत्पाद हैं और सीवेज में मौजूद जो यूरिया है, जैविक नाइट्रोजन है, वो प्रमुख घटक हैं। हालांकि नाइट्रोजन एक पोषण तत्व है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा क्या होगी, यूट्रोफिकेशन कारण बनेगा, तो इसीलिए इसको हटाने की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन आमतौर में किस
फॉर्म में है, यहाँ अमोनिया के फॉर्म में है, नाइट्रेट के फॉर्म में है, नाइट्राइट के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया, इसको हटाने की जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है वो दो भागों में होती है। पहला है नाइट्रिफिकेशन और दूसरा है डीनाइट्रिफिकेशन। तो पहले चरण में हम देखेंगे कि जो भी अमोनिया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास उसने काम किया और अमोनिया जो था सीवेज में उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट में। ठीक है, पहले चरण में। अब ये नाइट्राइट जो है उसमें दूसरे बैक्टीरिया ने काम किया। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर जैसा बैक्टीरिया, उसने काम किया और उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में। तो ये था नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन दो चरण, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब क्या होगा, दूसरा है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें ये जो नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट को ऑक्सीजन एनॉक्सिक स्थितियों के तहत बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा और ये फिर वायुमंडल में मतलब वायुमंडल में छोड़ा जा सकता है, इसे रिलीज कर दिया जाता है। तो आप पूरी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, अमोनिया या जो भी पदार्थ थे वो उनका कहाँ तक ले गए, उनको नाइट्रोजन गैस तक बनाया गया जो कि आसानी से बाहर छोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का रिमूवल कर सकते हैं ताकि आगे चल के जब इस अपशिष्ट जल को जल निकाय में छोड़ा जाए तब वो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन का कारण न बने। तीसरा है जैविक फॉस्फेट हटाना। फॉस्फेट कैसे हटाएंगे, ये भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसमें बायोलॉजिकल रूप से कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके हम क्या करते हैं, फॉस्फेट को हटाते हैं। तो सीवेज में फॉस्फेट ज़्यादातर किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट, पॉलीफॉस्फेट और कार्बनिक बाध्य फॉस्फेट के रूप में मौजूद होते हैं। तो इनको हटाने के लिए एक अलग तरीके विशिष्ट रूप के माइक्रोनिज्म का यूज़ किया जाता है जिसको पॉलीफॉस्फेट संचय जीव बोलेंगे, POA बोलते हैं। पॉलीफॉस्फेट जो संचय कर सकते हैं अपने अंदर में। ठीक है, ये एक विशेष बैक्टीरिया है और ये विशेष बैक्टीरिया है जो पॉलीफॉस्फेट कणिकाओं के रूप में अपनी कोशिकाओं के भीतर बड़ी मात्रा में फॉस्फेट को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये वाले बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। और इसके दो चरण हैं, एक एरोबिक चरण और एक एनारोबिक। एनारोबिक चरण में क्या होगा, सबसे पहले शुरुआत होगी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, वोलेटाइल फैटी एसिड्स वो ले लेंगे और लिक्विड स्टेट, जो भी सीवेज है लिक्विड स्टेट में क्या करेंगे, फॉस्फेट को रिलीज कर देंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे अपने अंदर, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कलोनेट्स, ये बना के अपने अंदर संग्रहित कर लेंगे अपने एनर्जी के लिए पहले फेज में। ठीक है, अब आएगा एरोबिक चरण। अब जब उनको ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ से टैंक से निकालेंगे, एनारोबिक टैंक से, अब आएंगे उन लोग एरोबिक टैंक में। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी बैक्टीरिया हैं वो विकास और ऊर्जा के लिए जो पीएच उन्होंने बनाया था उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, और लिक्विड स्टेट से अब क्या करेंगे, अब फॉस्फोरस को वो लेते जाएंगे और अपने अंदर पॉलीफॉस्फेट के रूप में संग्रहित कर लेंगे। तो जो भी सीवेज में फॉस्फेट था वो कहाँ चला गया, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया ने संग्रहित कर लिया। अगर अब जब सीवेज छोड़ा जाएगा, जो भी सीवेज ट्रीटेड है अब टर्शियरी ट्रीटमेंट तक पहुंच गया है, तो अब जो जल छोड़ा जाएगा उसमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत कम हो चुकी होगी। तो इस तरीके से फॉस्फेट का बायोलॉजिकल रिमूवल किया जाता है, बायोलॉजिकली उसको हटाया जाता है। अब जो स्लज बच गया है, जो कीचड़ बच गया है, तो इस कीचड़ को आगे क्या किया जाएगा, इसका भी कुछ इलाज किया जाएगा। आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और इसकी उच्च फॉस्फेट सामग्री, क्योंकि अब इसमें क्या है, माइक्रोनिज्म्स है जिसने फॉस्फेट को अपने अंदर संग्रहित कर लिया है, तो इसकी उच्च फॉस्फेट सामग्री के कारण इनकी उर्वरक रूप में उपयोग किया जा सकता है आगे चल के। आखिरी चरण में हम आ गए हैं तृतीयक उपचार के, वो है डिसइंफेक्शन या विसंक्रमण। तो जो कीटाणु शोधन, जो मोटे तौर पर रोग पैदा करने वाले जो रोगजनक जीव हैं उनका विनाश यहाँ पे करना है या उनको निष्क्रिय करना है। ठीक है, या तो डीएक्टिवेट करना है या उनको हटाना है। तो ये आता है डिसइंफेक्शन के लिए। तो इसके लिए जो यूज़ होता है, अब से दो अच्छी टेक्नोलॉजीज है, एक है क्लोरीन और एक है ओजोन। तो क्लोरीनेशन, जो क्लोरीन है और इसके यौगिक और इसके जो दूसरे यौगिक हैं, सबसे अधिक इनका उपयोग किया जाता है। तो इनमें ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन है, आयोडीन है, फिनॉल है, ये चीज़ों का भी उपयोग करके हम इनका डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ओजोन है, तो ओजोन से भी क्या होगा, जो भी वो उसमें जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बचे हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा और वो क्लियर होंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि पूरा जल जो भी है तीनों प्रक्रियाएं से गुजर के टर्शियरी ट्रीटमेंट से गुजरने के बाद अब उनका BOD भी कम हो चुका है और नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सब रिमूवल की प्रक्रियाएं भी हो गई है।
तो ये पूरा आपका लेक्चर था अपशिष्ट जल के उपचार का। थैंक यू।